हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड स्पेशल जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में या उससे भी आगे, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं डाला हुआ है। इसी से हम जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर इस तरफ क्वेश्चन दिखेगा, इस तरफ जो है हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, वायु में लाल प्रकाश और नीले प्रकाश का अपवर्तनांक का अनुपात है 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा, इसको समझिए। पहला का आंसर होगा लाल प्रकाश और नीला प्रकाश है। कौन कौन? रेड है और ब्लू है। ठीक है, तो लेमडा रेड ज़्यादा होता है लेमडा ब्लू से होता है। और हम जानते हैं कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेमडा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, मतलब लेमडा का मान ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक का मान कम होगा, तो लेमडा का मान कम होगा। तो यहाँ पर जो है किसका किसका अनुपात बोल रहा है? लेमडा म्यू आर बटा म्यू ब्लू। तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा ब्लू बटे लेमडा आर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर चूँकि लेमडा आर ज़्यादा है और लेमडा बी कम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। तो म्यू आर बटे म्यू बी लेस देन कितना हो जाएगा? 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि एक समतल कांच के गुटके को बहुत से रंगीन अक्षरों पर रखा गया है, सबसे अधिक उठा हुआ अक्षर किस रंग का होगा? तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये है अपवर्तनांक, ठीक है, और ये वायु है, तो इधर का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इधर से देखने के बाद ये आभासी गहराई ये ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, इसको बोलते हैं XI, मतलब आभासी गहराई, और ये एक्चुअल में कितना होता है? XO। तो इन दोनों के बीच जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है XI बटा XO बराबर 1 बटा म्यू। मतलब आभासी गहराई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? म्यू के। और अपवर्तनांक के, और अपवर्तनांक किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? लेमडा के। इसका मतलब ये हो गया क्या कि x इमेज प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये दोनों लेमडा हो गया तो जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका आभासी गहराई ज़्यादा होगा, मतलब XI का मान नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अक्षर को देखने के बाद वो सबसे ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, मतलब XI का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। XI का मान कम होगा तो वो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। तो XI का मान कम होगा कब? जब लेमडा तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में आप देखिए कि इसमें जो है सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। तो बैगनी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? चलो इसको कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
कॉपी करो। हो गया? अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके इसको कॉपी कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला क्वेश्चन है इसका 3 नंबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब निम्न में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। आवृत्ति जो है प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश स्रोत पर। मतलब प्रकाश स्रोत बदलेगा तभी जो है आवृत्ति चेंज होगा। अगर प्रकाश स्रोत नहीं बदलेगा तो आवृत्ति चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर बोल रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश वही है, इसका मतलब प्रकाश स्रोत वही है, तो इसीलिए आवृत्ति चेंज नहीं होगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है? वो होता है क्या? जब परावर्तित किरणें अभिसारी हो। क्या हो? अभिसारी। जब परावर्तित किरणें अभिसारी होगा, इसका मतलब अभिसारी का मतलब होता है कि प्रकाश संचरण के दिशा में व्यास क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। अगर ऐसा होगा, कौन सा? परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। तब जो है प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, कैसा बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन से ये पता चलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाएगा? तो इसका मतलब देखो, हम एक फिगर बना के दिखाते हैं आप लोगों को, इसको समझिए। ये हो गया इसका अभिलंब। अब यहाँ से प्रकाश इस तरह से आया, यहाँ से प्रकाश इस तरह से आया और अब परावर्तित होके इधर जाएगा, परावर्तित होके इधर जाएगा। तो ये हो गया इसका परावर्तित किरण। कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। और ये हो गया आपतित किरण। तो परावर्तित किरण अभिसारी है, परावर्तित किरण क्या है? अभिसारी है। लेकिन ये आपतित किरण, ये दोनों जो आपतित किरण है, ये कहाँ पर कट रहा है? दर्पण के पीछे कट रहा है। कहाँ कट रहा है? दर्पण के पीछे। मतलब ये हो गया वस्तु और ये हो गया इमेज। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब आपतित किरण पुंज, आपतित किरण पुंज क्या हो? आपतित किरण क्या है? अभिसारी है। प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास घट रहा है तो क्या हो गया? अभिसारी हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी? अगर नहीं हुआ है तो इसको पॉज करके कॉपी करें। हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कोहड़े में नहीं देखा जा सकता है। कोहड़े में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कोहड़े की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कोहड़े के बूंद जो होता है, जलवाष्प का कण जो होता है, उससे जो है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके बाद से कोहड़े में जो है कोहड़े में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मेरे आँख पर आएगी उसको जो है कोहरा का बूंद क्या करता है? उसको प्रकीर्णित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, अपवर्तनांक घटेगा, तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस 6ठा का क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक
सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण आई कोण पर आपतित होती है, टी मोटाई कांच के टुकड़े द्वारा आर कोण पर अपवर्तित होती है, तब निर्गत किरण का पार्श्व विस्थापन होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले इसका फिगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया टी मोटाई का, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुआ, यहाँ से इस तरह से ये, अगर ये कांच का म्यू अपवर्तनांक का कांच नहीं रहता तो ये सीधा निकल जाता, लेकिन ये अभिलंब से की ओर मुड़ करके इस तरह से यहाँ से इसके समांतर जाएगा। तो ये वाला जो विस्थापन हुआ, ये ए बी इसको बोल देंगे, ए बी जो विस्थापन हुआ ये होता है टी बटे कॉस आर, टी बटे कॉस आर। अब आर कौन सा है, ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया आई और ये हो गया आर। तो टी बटे कॉस आर साइन आई माइनस आर, टी बटे कॉस आर साइन आई माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला इसका। और इसका जो है किस ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये 7 नंबर का है। इसको चलो इसको कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गहराई h का एक बर्तन अपवर्तनांक μ1 और μ2 वाले दो पदार्थों पारदर्शी और पृथककारी द्रवों से भरा हुआ है। ये इस तरह से, ये μ1 अपवर्तनांक है, ये μ2 अपवर्तनांक है, ये h/2 डिस्टेंस हो गया, ये ऊंचाई h/2 हो गया, ठीक है। तो आभासी गहराई मतलब आभासी गहराई x इमेज हो जाएगा h/2 μ1 प्लस h/2 μ2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है आभासी गहराई का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 mm मोटाई की खिड़की कितना mm मोटाई का है, 4 mm, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो है माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया cm मान लेते हैं, और अपवर्तनांक इसका दिया हुआ है कितना, इसका अपवर्तनांक है म्यू बराबर 1.5। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, c/cm। क्या होता है, c/cm। अपवर्तनांक रख दो 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ cm का मान निकालना है। तो cm बराबर क्या हो जाएगा, cm बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5, ये कट जाएगा 2 से। तो cm का मान कितना आ गया, 2 × 10⁸ हो गया। अब यहाँ पर दूरी ये 4 mm है, दूरी हो गया इसका 4 mm, और 4 mm को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो 4 × 10⁻³ मीटर हो गया, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ होता है। तो यहाँ से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल किसके डिनोट करते हैं, cm से। cm ही क्यों लिए, क्योंकि माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, cm। तो दूरी हो गया 4 × 10⁻³ बटे 2 × 10⁸। ये 2 से कट जाएगा, 2 × 10⁸, ये 8 जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो -11 सेकेंड। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलो इसको कॉपी कर लो।
समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलो हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी और कांच के क्रांतिक कोणों के बीच संबंध है। तो पानी और कांच के, तो साइन सी बराबर क्या होता है 1/म्यू। साइन सी बराबर क्या होता है 1/म्यू। तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, अपवर्तनांक के। अब यहाँ पर बताओ कि पानी और कांच, पानी का जो अपवर्तनांक होता है पानी का वो होता है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50। क्लियर। अब यहाँ पर जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर जो है किसका क्रांतिक कोण ज़्यादा हो जाएगा, पानी का ज़्यादा हो जाएगा। सी वाटर ज़्यादा हो जाएगा, किससे, सी ग्लास से। तो ये ऑप्शन जिसमें है वो आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर किस में है, ये ऑप्शन ए में है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का क्वेश्चन। हीरे के चमक का कारण है, हीरा का चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में प्रेक्षित प्रतिबिंब का कारण है, रेगिस्तान में प्रेक्षित प्रतिबिंब का कारण है। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 13 नंबर का, दोपहर के समय सूर्य की चमक अधिकतम होती है क्योंकि किरणें लगभग लंबवत आपतित होता है। क्या होगा, किरणें लगभग लंबवत आपतित होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एंडोस्कोप का प्रयोग चिकित्सक द्वारा शरीर के आंतरिक भागों अंगों को देखने के लिए किया जाता है। यह निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, एक पदार्थ में एक प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति दिया हुआ है एफ दिया हुआ है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, लैम्डा का मान दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक, इन दोनों से cm निकल जाएगा और होता है f लैम्डा, n लैम्डा v बराबर n लैम्डा। तरंग में आप लोग पढ़े होंगे 11th में, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। तो cm बराबर f का मान कितना हो जाएगा 2 × 10⁻14 और लैम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रम है। तो एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा और ये 10⁻14 में 10 घट जाएगा। तो यहाँ 10⁻4 × 10⁻4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और अपवर्तनांक का बराबर क्या होता है, c/cm होता है। c का मान 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और cm का मान 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या 3। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। चलो कॉपी कर ले। कॉपी कर लीजिए, हो गया कॉपी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 6 सेंटीमीटर मोटाई कांच अपवर्तनांक दिया हुआ है। टी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। एक गुटका एक कागज़ के ऊपर रखा गया है। अक्षरों का विस्थापन मतलब डेल्टा का मान पूछ रहा है। किसका मान हो? डेल्टा एक्स का मान। तो ये फार्मूला होता है टी इंटू 1 माइनस 1/म्यू। ये फार्मूला होता है टी इंटू 1 माइनस 1/म्यू। तो यहाँ से टी का मान हो गया 6 सेंटीमीटर और उसके बाद 1 माइनस म्यू का मान हो गया 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और यहाँ से ये हो जाएगा 2/3। तो 6 गुना इस 3 से 3 माइनस 2/3, ये कट जाएगा 2। तो 2 गुना 1 मतलब 2 सेंटीमीटर विस्थापन हो गया। ठीक है, कितना सेंटीमीटर विस्थापन हुआ? 2 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अब बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की तरफ। सत्रहवां क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। एक शर्त पूरा। उसके बाद दूसरा शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? देख लो। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाना नहीं था, इसका डेफिनेशन है पूर्णांतरिक परावर्तन का। चलो अब बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अपवर्तन में प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते हुए मुड़ जाती है क्योंकि माध्यम में आवृत्ति भिन्न नहीं होता, आवृत्ति समान होता है। प्रत्यास्थता गुणांक भिन्न होता है? नहीं, प्रत्यास्थता गुणांक भी समान होता है। आयाम छोटा होता है? नहीं, ये भी समान होता है। चाल भिन्न होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो चाल भिन्न होता है जिसके वजह से अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर का 19 नंबर में 4 प्रकाशीय माध्यमों के अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं μ1 का मान है 1.40, μ2 का मान है 1.50, μ3 का मान है 1.60, μ4 का मान है 1.70। ठीक है, तो म्यू का मान ये दिया हुआ है तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/म्यू होता है। क्या होता है? C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/म्यू होता है। साइन C बराबर होता है ना 1/म्यू, तो C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/म्यू होगा। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण ज़्यादा होगा। तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि जिसका क्रांतिक कोण सबसे बड़ा है वह है जिसका अपवर्तनांक। तो क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा होने के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होना चाहिए? सबसे कम। अब इसमें देखो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? सबसे कम अपवर्तनांक है 1.40। इसका मतलब 1.40 इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब बिहार बोर्ड 2026 में जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें जो है टोटल 20 चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 में। तो उसका जो है 20 चैप्टर का हम जो है ऑब्जेक्टिव इसी तरह 35-35 सेट करके लेके आएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में जो आने वाला है कि बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर 2009 से लेके 25 चल रहा है ना, 25 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 में आएगा, इसके बाद का वीडियो वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। 20वां नंबर का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है, वही चीज़ है यहाँ पर भी। x गहराई है, टोटल x गहराई है, तो x/2 हो गया ये, और x/2 ये हो गया, ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। तो ऊपर से देखे जाने पर आभासी गहराई, तो आभासी गहराई का फॉर्मूला बताए थे x/2 μ1 प्लस x/2 μ2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 हो गया कॉमन, तो 1/μ1 प्लस 1/μ2 हो गया। तो x/2 μ1 μ2 प्लस μ1, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन देख लो किस में है, ये ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल दर्पण में फोकस से x1 दूरी पर वस्तु को रखा गया है, मतलब xo हो गया, न्यूटन के सूत्र में xo x1 हो गया, और प्रतिबिंब फोकस से x2 दूरी पर बनता है, तो ये हो गया xi। और न्यूटन के सूत्र से क्या होता है, न्यूटन के सूत्र से होता है F² बराबर xi इंटू xo। तो xi का मान हो गया x1 अगुना x2 F², तो F इज इक्वल टू √अंडर हो जाएगा x1 x2। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पानी के एक उभयोत्तल हवा का बुलबुला व्यवहार करेगा। यहाँ पर देखो ये हवा का बुलबुला हुआ और चारों तरफ पानी है, क्या है, पानी है, चारों तरफ पानी है। इसका मतलब μ2 हो गया ये, और ये μ2 हो गया और ये μ1 हो गया। तो लेंस मेकर सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इतना से लेना देना है। μ2 मतलब हवा है ये, तो इसका μ2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। और यहाँ पर ये चारों तरफ क्या है, पानी है, तो इसका हो जाएगा कितना, 4/3 माइनस 1। और ये जो है रहने दो इस तरह से। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे 3/4 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसका मतलब ये आएगा निगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो 1/f हो गया निगेटिव हो गया। तो f क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और f निगेटिव किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, अपसारी लेंस की भांति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो इसको आप लोग इसको कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब से मिले हो तुम ऐसा लगा है कि, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 हो गया।
23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रेखीय आवर्धन, अगर रेखीय आवर्धन जो होता है पार्श्वीय आवर्धन का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछ देता है। तो रेखीय आवर्धन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पार्श्वीय आवर्धन। तो पार्श्वीय आवर्धन m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर बोल रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस के फोकस दूरी f और शक्ति p है। इसे दो सममित अर्धक में मुख्य अक्ष से युक्त तल से काटा गया है, तो दोनों को पुनः चित्र C से अनुसार जोड़ा गया है। इस नए संयोजन की शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये था, इसको काटा गया तो ऐसा हो गया। जब इस तरह से हो गया तो इसका जो है फोकस दूरी सेम रहता है। हरि शंभु वेदों के दाता याद रखना है। हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो फोकस दूरी सेम रहेगा, वर्टिकल काटेंगे तो फोकस दूरी डबल हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल काटा हुआ है तो इसका फोकस दूरी f, इसका फोकस दूरी f, इसका शक्ति p, इसका शक्ति p और संयुक्त शक्ति। अब इन दोनों को जोड़ करके कैसा बनाया गया, इस तरह से जोड़ा गया। संयुक्त एक दूसरे से सटा करके संपर्क में जोड़ा गया। तो संपर्क के लिए P इक्वलेंट बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। तो P प्लस P हो गया 2P PP। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2P। कोई दिक्कत। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का समतलोत्तल लेंस, कैसा समतलोत्तल लेंस जिसका समतल पृष्ठ चांदी की पॉलिश कर दी गई है, एक अभिसारी दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। तो दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो समझिए इसको, ये इस तरह से हो गया। समतल सतह कलई किया गया, समतलोत्तल है, इसका फोकस दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है 3 भाग में डिवाइड होगा क्योंकि इसका अपवर्तन 2 बार होगा। तो ये हो गया एफ लेंस, अब फिर एक हो जाएगा एफ लेंस, क्योंकि एक बार देखो यहाँ से अपवर्तन, एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से गया फिर अपवर्तन होगा। तो 2 अपवर्तन 1 परावर्तन हो गया और एक समतल दर्पण, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ ये 2 लेंस क्यों लिए यहाँ पर, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर 2 अपवर्तन हो रहा है तो 2 बार इसको लिखा गया। अगर 1 अपवर्तन होता तो 1 बार लिखते। ये FM हो गया और ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से 1/F इक्वलेंट बराबर 1/FL प्लस 1/FL प्लस 1/FM होगा। तो 1/FL का मान ये 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 2/20 मतलब 1/10। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो F इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ये कंपटीशन में भी पूछ सकता है। आप जेईई मेंस का या नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके लिए ये बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलो कॉपी कर लो। हो गया, बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिखें।
26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को दो भागों में काटा गया। दो भागों में काटकर चित्रानुसार दो समतलोत्तल लेंस प्राप्त किए गए। दोनों भागों को चित्रानुसार रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर देखो, इसको जो है दो भागों में काटा गया इस तरह से, तो इसका फोकस दूरी पूरे का है 20 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल अगर काटेंगे तो अलग अलग जब होगा, जब ये अलग अलग होगा तो इसका फोकस दूरी दुगुना हो जाएगा, मतलब 40 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा और 40 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भागों को चित्रानुसार रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो अब यहाँ पर इस संयोजन की फोकस दूरी जब दोनों को फिर जोड़ देंगे तो 1/f इक्वलेंट बराबर 1/40 प्लस 1/40 हो जाएगा, मतलब 40, ये 2 कट के 20 हो गया, 1/20। तो f इक्वलेंट का मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक द्रव से भरे हुए एक सेल के अंदर एक अभिसारी लेंस को रखा गया है। वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि द्रव का अपवर्तनांक 1.6 है तो इस संकाय की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर देखो, जब ये वायु में है तो इसका फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। ठीक है, अब इसको जो है इसको जब पानी के अंदर डाला गया तो कब बोल रहा है कि उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर सूत्र है। μ2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायु में 1.5, वायु माध्यम है तो 1 हो जाएगा, माइनस 1, इसको रहने दो 1/r1 माइनस 1/r2, इसको चेंज नहीं करना है। तो 1/f, तो 1/f बराबर हो गया 0.5 गुना 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये समीकरण, और यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है कितना? 20। तो 1.5 मतलब 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। यहाँ से ये कट गया 10। समीकरण फर्स्ट करते हैं। अब इसको जो है द्रव का अपवर्तनांक 1.6 वाले में रखा गया, तो फिर फार्मूला लगा 1/f डैश बराबर μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो μ2 का मान कितना हो जाएगा? 1.5/1.6 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 का मान 1/10 हो गया। तो यहाँ से ये उड़ गया, तो माइनस में 1/16 हो गया गुना 10 हो गया, 1/f डैश, सॉरी यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो है, इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 1/160 हो गया, तो एफ डैश का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 160 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर मिस्टेक हुआ? 1.5 ठीक है, 1/2 10 हो गया, यहाँ से 1.5 हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 ठीक तो है। इस संकाय की फोकस दूरी क्या होगी? बीस है, 20 रख दिए, 1/2 हो गया, ठीक है, सब तो ठीक ही है।
160 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन 160 होगा इसका आंसर। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसको मिटा ही देते हैं। मिटा दिए। अब चलो बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में बोल रहा है कि एक बिंदु वस्तु को एक उत्तल लेंस के फोकस से दूर रखा गया है, जिसे चित्रानुसार दो भागों में काटकर कुछ दूरी पर रखा गया है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या एक ही रहेगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी चेंज नहीं होगा। हालांकि इसका अपवर्तनांक अगर चेंज होता तब जा कर के इसका जो है प्रतिबिंब की संख्या 2 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलो अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। उनतीस नंबर का क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन दिया हुआ है, पार्श्वीय आवर्धन पूछ रहा है। अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे, रेखीय आवर्धन बराबर पार्श्वीय आवर्धन का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा m का रूट अंडर पार्श्वीय आवर्धन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी का ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन है, अनंत से आने वाली किरणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अनंत से आएगा तो यहाँ पर देखो अपवर्तनांक अलग अलग है दोनों का, तो इसका प्रतिबिंब भी अलग अलग बनेगा, तो इसका 2 प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इकतीस नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर बोल रहा है कि चित्र दिखाए गए उभयतल लेंस को फोकस दूरी f है, लेंस को AB के अनुदिश काटा गया, तो वर्टिकल काटा गया तो वर्टिकल काटने के बाद इसका जो है फोकस दूरी डबल हो जाता है। पहले f था तो बाद में 2f हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन है कि निर्वात तथा एक पारदर्शी में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। सी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। CM दिया हुआ है 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक C/CM हो जाता है, तो 3 × 10⁸ बटे 2.4 × 10⁸। ये और ये कैंसिल हो गया, ये उड़ गया, तो 3 से 8 दिया 24, 10 दिया 30, 4 और ये 5, मतलब 5/4 इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर।
अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल नहीं बदलती, गलत। आवृत्ति बदल जाती है, गलत। आवृत्ति नहीं बदलती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर वही फॉर्मूला है। इसमें जो है 3 अपवर्तनांक है, n1, n2, n3। ये d/3 हो गया, ये d/3 हो गया, ये d/3 हो गया। तो इसमें आभासी गहराई क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, d/3 n1 प्लस d/3 n2 प्लस d/3 n3। तो d/3 कॉमन ले लेंगे, 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। xi का मान हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर गहराई की बाल्टी में पानी लबालब भरी है, तो बाल्टी के तली की आभासी गहराई होगी। तो यहाँ पर xo का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, म्यू का मान जानवे करते हैं 4/3 होता है, और xi का मान निकालना है। तो xi/xo बराबर 1/μ होता है। तो म्यू अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं xi का मान है, निकालना है xo का मान 40, 1/4/3 ये चल जाएगा। xi का मान कोना कोनी गुना करेंगे 3/4, ये कैंसिल हो गया 10, तो 10 दिया 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आभासी गहराई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है 35 क्वेश्चन VVI जो इसमें इम्पोर्टेंट था, हालांकि सब टॉपिक को टच करते हुए क्वेश्चन करवाए हैं। इसके पहले पार्ट 1 क्वेश्चन इसका हो गया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यह देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का 2009 से लेके 2025 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वो जो है आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे इस पार्ट 3 जो आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।